हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ लर्न टू ग्रो। और आज हम शुरू करेंगे क्लास बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की। लास्ट क्लास मुझे बताएगी आप लोगों ने जिसने भी देखी है, आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिट होने वाली है। प्लीज़ ये क्लासेस देखिए। आई नो कि क्लासेस थोड़ा टाइम से पीछे चल रही है, लेकिन आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और मैं वही एक्ट पढ़ाऊँगी जो मेन है। हम बहुत सारा बल्क लेके नहीं चलने वाले हैं। और आप लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म भर ही दिया होगा, IBPS SL होगा, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम आपके पास नोटिफिकेशन आए कि आपकी क्लासेस आ गई है, क्योंकि हफ्ते में ये 2 या 1 ही क्लास हो पाती है, ठीक है। मुझे भी इतना टाइम नहीं मिल पाता, बट जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं एक क्लास ज़रूर ये कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के पास आ जाए, ठीक है। आज हम शुरू करने वाले हैं बैंकिंग एंड रेगुलेशन एक्ट। और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये पढ़ रहे हैं तो आप सबको बताइए कितना ही बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। और इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी हो जाता है क्योंकि इससे हर साल क्वेश्चन आते ही आते हैं। 2023 में और 25 में तो इससे क्वेश्चन इतने पूछे गए कि 4 से 5 क्वेश्चन ये मान के चलो कि आए हैं। 24 में बहुत मतलब 1 या 2 क्वेश्चन आए थे, लेकिन 25 में तो अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए थे। इनफैक्ट इसका जो कब ये एक्ट लागू हुआ इसकी डेट भी पूछ ली गई थी। तो और मैंने अपने एनालिसिस में भी ये बात बताई थी कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का वेटेज काफ़ी अच्छा था और 23 में भी इस जो एक्ट है इसका बहुत अच्छा वेटेज रहा था, ठीक है। और इसका जो क्वेश्चन लास्ट टाइम पूछा गया था वो पूछा गया था कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट केम इनटू फोर्स इन, तो इसका आंसर होगा 16 मार्च 1949 को। ओके, 1949 को एक कानून लागू किया गया जिसका सीधा मकसद ये था कि आम जनता को पैसे को सेफ रखना है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सुपर बॉस बनाना है। ओके, अब हम देखेंगे, देखो जब तक हम जैसे हम इतना बड़ा एक्ट है तो हमको ज़रूरी नहीं है कि हमें सारे सेक्शंस पढ़ने हैं, सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं। तो हम जितना भी इम्पोर्टेंट है, और मेरी सारी क्लासेस में उतना ही जितना इम्पोर्टेंट होता है कि पूरे 56 क्वेश्चन या सेक्शंस याद कर ले, नहीं इतना नहीं करना है। हम सिर्फ उतना याद करेंगे जितना हमारे दिमाग में फिट हो जाएगा, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए रिलीवेंट है, इम्पोर्टेंट है। सो आज की क्लास, और मैंने इसमें अपनी इस PDF में मैंने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है देखो मैंने लिखे हुए हैं। देखो 2025 में जैसे एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था, डायरेक्ट पीरियड पूछ लिया गया था कि विद इन व्हाट पीरियड मस्ट अ बैंकिंग कंपनी नोटिफाई द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ अ ब्रांच अंडर द रेगुलेशन एक्ट 9। तो इसका आंसर था 13 डेज में हमको क्लोजिंग और ओपनिंग का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नोटिफाई करना होता है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन जो है वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे जब क्लास ख़त्म हो जाएगी। मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं इस क्लास को कंप्लीट कर दूं इस आज ही, लेकिन अगर नहीं हो पाता है, अगर सेक्शंस थोड़े ज़्यादा डीपली समझने पड़े, क्योंकि ये थोड़ा सा एक्ट इम्पॉर्टेंट है तो हमें थोड़ा सा इसको थोड़ा सा तो समझना पड़ेगा। तो ये एक्ट नंबर जो है वो है 10 और 1949। मैं एक्ट नंबर इसलिए हमेशा बोलती हूँ क्योंकि एग्ज़ाम का कुछ भरोसा नहीं, क्योंकि प्री और मेंस दो पेपर हो रहे हैं। तो प्री में हो सकता है कि एक्ट नंबर से क्वेश्चन पूछ ले, क्योंकि पिछले साल मेंस में केम इनटू फोर्स वाली डेट को पूछा गया था। ओके, तो अभी हमारे लिए एक्ट नंबर भी याद करना उतना ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर उसको थोड़ा सा भी टफ बनाना है तो वो एक्ट नंबर पूछ लेगा, या फिर तो देखो 10 मार्च 1949 को ये बोला गया कि ये एक्ट आएगा और 16 मार्च 1949 को ये एक्ट लागू हो गया। तो केम इनटू फोर्स की डेट हमेशा याद रखना, जो होगी 1949 16 मार्च। ओके, ये केम इनटू फोर्स वाली डेट है कि ये कब लागू हो गया, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट सेक्शन हमेशा पता था कि इस एक्ट को हम क्या बुलाएंगे, ऑल ऑफ इंडिया पे लागू होता है ये। सेकंड जो है वो लॉ बेयर्ड को बताता है कि कौन सा बेयर्ड नहीं होगा ये। थर्ड जो है उसमें आप ये बस ये याद रख लेना कि अगर कोई प्राइमरी जिन पे ये जो एक्ट लागू नहीं होता है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी। कोई भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड अगर जो ज़मीन है, ठीक है, या उससे एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, कोई भी एक्टिविटी वो कर रहा है, तो बैंक वर्ड यूज़ नहीं करेगी वो कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। इसमें ये बताएगी कि नेशनल बैंक जैसे नाबार्ड है, तो ठीक है,
क्या लागू नहीं करते कि प्राइमरी जो एग्रीकल्चर क्रेडिट होते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो इस पर्पस से लगी हुई है, तो वो बैंक वर्ड या बैंकिंग वर्ड या बैंकर वर्ड कभी भी यूज़ नहीं करेगी एज अ ड्रॉई ऑफ अ चेक, ठीक है, कभी भी यूज़ नहीं करेगी। फोर्थ में बताया कि पावर टू सस्पेंड ऑपरेशन ऑफ एक्ट, कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है क्या करती है, सेटिस्फाई हो जाती है अगर, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई की सलाह पर सस्पेंड कर देती है वो, और 60 डेज़ का पीरियड होता है, 60 डेज से ऊपर नहीं होना चाहिए, टोटल 1 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, सस्पेंशन, ठीक है। वो कितना कर सकती है, आरबीआई की सलाह पर सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, जो सस्पेंड करेगी 60 डेज, जो 60 डेज से ज़्यादा का नहीं होगा पीरियड, लेकिन अगर उसको ऐसा लगता है तो 1 साल से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, ओके। 60 डेज से ऊपर नहीं होगा, ये प्राइमरी वो है। अगर वो पूछेगा इनिशियल टाइम पीरियड तो 60 डेज बताना, और सेंट्रल गवर्नमेंट या ऑफिशियल गैजेट में अपने निकाल देती है कि द पीरियड शैल नॉट बी एक्सीडिंग 60 डेज एट एनी मोर, इफ अगर उसको ऐसा लगता है तो वो 1 साल से ज़्यादा नहीं लगाएगी, इफ इट थिंक्स फिट, ओके। ये है 5 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, 5 से पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो अब हम इसको समझ लेते हैं। देखो 5A इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, 5B देखो कि बैंकिंग क्या है। सबसे पहले इसमें बैंकिंग की डेफिनेशन बताइए, बैंकिंग है क्या। तो पब्लिक से जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करना है, ठीक है, जो डिमांड पर विड्रॉ हो सके और उस पैसे को लैंडिंग यानी लोन या इन्वेस्टमेंट में लगाना है, वो क्या है, वो काम है बैंकिंग का। बैंकिंग की यही डेफिनेशन कि बैंकिंग है क्या। बैंकिंग है जो इन्वेस्टमेंट में लगाती है पैसा, ठीक है, उस पैसे को लोन में लगा रही है या कोई एक्सेप्ट कर रही है डिमांड, ठीक है, तो वो कहलाता है बैंक, ठीक है। अब वो विड्रॉवल कैसे होगा, चेक से कर सकते हैं, ड्राफ्ट कर सकते हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ अदरवाइज, ओके। बैंकिंग कंपनी मीन्स कंपनी विच ट्रांजेक्ट द बिजनेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, जो भी इंडिया के अंदर ट्रांजेक्शन कर रही है ये सब, वो क्या कहलाती है, बैंकिंग कंपनी कहलाती है। तो 5B में बैंकिंग को बताया गया है कि जो एक्सेप्ट कर रही है लैंडिंग इन्वेस्टमेंट, ठीक है, डिपॉजिट कर रही है पब्लिक का पैसा, या फिर डिमांड पे पैसे दे भी रही है, तो वो बैंक है, वो बैंकिंग है। और बैंकिंग कंपनी जो इंडिया में बिजनेस कर रही है, सिर्फ ये दो डेफिनेशंस पढ़ लेना। उसके बाद सीधे सेक्शन 6 पे आ जाओ। देखो ये सब जो मैंने लगा रखा है, ये वो मैंने पढ़ने के लिए लगाया था, ठीक है। तो उसमें अगर आपको देखना है कि ब्रांच क्या है, ब्रांच ऑफिसेस क्या है, ठीक है, ये सब आप देख सकते हो। मैं सिर्फ मेन पढ़ रहा हूँ क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट लेके चल रहा है एक्ट, अपनी इंपॉर्टेंस इसकी खुद की है, तो हम उसको सिर्फ उतना ही देखेंगे, ओके। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 6, और ये सारी डेफिनेशंस आपको अगर देखनी है तो आप देख सकते हो। बाकी इतनी हमें नॉलेज होती है कि क्या इम्पॉर्टेंट है, कितना हमको पढ़ना है, ठीक है। सेक्शन 6 में जो है मैंने इसको डबल स्टार मार्क किया हो क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कंपनीज कैसे, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस इन विच अ कंपनी में इंगेज, ओके, कि कौन से काम बैंक कर सकता है, ठीक है। इसमें लिस्ट है कि बैंक क्या क्या कर सकता है, जैसे लोन देना, फॉरेक्स, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मतलब बिल डिस्काउंट करना। लेकिन ये याद रखना है कि हम इसमें ये दिखाई कि किस तरीके की काम वो बैंक कर सकता है। आपको बस ये याद रखना है। बिजनेस ऑफ बैंक कंपनीज क्या होता है, बिजनेस क्या होगा बैंक कंपनी का, सबसे सही जाहिर सी बात है, देखो डिस्काउंट देना, एक्सेप्ट करना, मेकिंग, ड्राइंग, बाइंग, सेलिंग। तो मैंने इसको पूरे को ही पढ़ने के लिए लगाया हुआ था कि ये चीज़ें करता है। और बाकी हम जब ऑप्शंस आते हैं ना, उसमें भी पता चल जाता है कि एक बैंक क्या क्या काम कर सकते हैं। भाई हम में से कोई ऐसा है नहीं जो बैंक नहीं गया, तो बैंक में वहाँ क्या क्या काम होते हैं वो हम सब देखते हैं, ठीक है। और बाकी एक बैंक को एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देख सकते हो, जैसे उसमें आप डिबेंचर, शेयर्स, स्टॉक वगैरह, ये वाला काम जो बैंकिंग जो कंपनी करती है वो काम भी बैंकिंग कंपनी कर सकती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये देख लो, एक्टिंग एज एजेंट ऑफ एनी गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, किसी गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी के एजेंट के रूप में काम कर सकती है। अपने ट्रांजेक्शन को के लिए गारंटी या इंडेमनिटी बिजनेस कर सकती है, ठीक है, ये है। उसके बाद ये भी है अंडरटेकिंग एंड एग्जीक्यूटिंग ट्रस्ट। तो ये बहुत सारा है, ठीक है, इसको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। 7 में बस ये यूज़ ऑफ वर्ड कि कौन कौन ये बैंक, बैंकर और बैंकिंग कंपनी वर्ड यूज़ करेगा, कि ऐसी कंपनी जो अपना बिजनेस कर रही है यहाँ पे, ठीक है। द वर्ड
दे कैन यूज़ बैंक, बैंकर, बैंकिंग, और कोई भी ऐसी कंपनी जो बैंकिंग इन इंडिया मतलब चला रही है, ठीक है, वो ऐसे वर्ड्स को यूज़ कर सकती है। और उसका काम होना चाहिए फाइनेंस और बैंकिंग का काम होना चाहिए, तभी वो ये वर्ड यूज़ कर पाएगी, अदरवाइज नहीं, क्योंकि उसमें लिखा है ऐसी कोई कंपनी जो ऐसे काम नहीं कर रही है तो वो नहीं कर पाएगी, ठीक है। मतलब इसका मतलब उसको ऐसा काम करना पड़ेगा, मैंने इसको ऐसे याद किया है, ओके। अब उसके बाद यहाँ जाओ, प्रोहिबिटिंग ऑफ ट्रेडिंग है सेक्शन 8, ठीक है। सेक्शन 8 कहता है कि बैंक ट्रेडिंग यानी गुड्स खरीदना बेचना ये नहीं कर सकता कोई भी बैंकिंग कंपनी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गुड्स को बार्टर नहीं कर सकती, ठीक है, बाय नहीं कर सकती, सेल नहीं कर सकती, एक्सेप्ट कब, अगर उसका कनेक्शन है रियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है, इससे, और इंगेज इन एनी ट्रेड, अगर वो खुद किसी ट्रेड या बाय करती है, सेल करती है, बार्टर करती है गुड्स का, मतलब लेन देन करती है गुड्स के बदले में गुड्स, ठीक है, तो उसके पास उसका बिल ऑफ एक्सचेंज होना चाहिए कि हमने ये नेगोशिएशन किया था, एक रिसिप्ट होनी चाहिए उसके पास, ठीक है। अगर वो ये सब, वरना कोई भी बैंक ना बाय करेगी, ना सेल करेगी, ना बार्टर ऑफ गुड्स कर सकती है। सेक्शन 8 हमेशा इस चीज़ को क्लैरिफाई कर देते हैं कि कोई भी बैंकिंग कंपनी या कोई भी बैंक ना तो वो ट्रेड कर सकता है, गुड्स खरीद बेच नहीं सकता, बार्टर नहीं कर सकता, ठीक है। और बिल ऑफ एक्सचेंज के नेगोशिएशन में और रियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी में सेल बाय गुड या बार्टर कर सकता है, एक्सेप्ट लिखा हुआ है, इसीलिए यहाँ पे देखो ये जो यहाँ पे लाइन लिखी हुई है, क्योंकि नहीं कर सकता ये तो पता है, लेकिन अगर उसने बिल ऑफ एक्सचेंज ले लिया है, रियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी है, तो वो सेल बाय और गुड बार्टर कर सकता है। समझ में आ गया ना? तो यही चीज़ है। सेक्शन 9 जो है वो ये बोलते हैं कि डिस्पोजल ऑफ नॉन बैंकिंग असेट्स, ठीक है। जैसे इससे क्वेश्चन पूछा गया था, मैं आपको बताऊंगी कैसे। सेक्शन 6 से क्वेश्चन ये पूछा गया था कि कोई भी बैंक जो है वो कितने टाइम तक एक इमूवेबल प्रॉपर्टी को अपने पास रख सकता है, ठीक है। तो देखो कोई भी बैंकिंग कंपनी है अगर, ठीक है, अगर उसने एक्वायर करी है कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी, पर वो अगर वो उसके खुद के यूज़ में मतलब एक्सेप्ट सच इज रिक्वायर्ड फॉर इट्स ओन यूज फॉर एनी पीरियड एक्सीडिंग 7 years फ्रॉम द एक्विजिशन, जिस दिन उसने एक्वाइज किया उस दिन के या 7 साल के, जो भी डेट उसमें लिखी हुई है उसमें जो बाद में होगा, विच एवर इज लेटर, उसके बाद ही वो उसको एक्वायर मतलब उसको यूज़ कर सकता है, वरना इमूवेबल प्रॉपर्टी का यूज़ बैंकिंग कंपनी नहीं करती, अगर करती है तो 7 साल से ज़्यादा नहीं कर सकती। ये टाइम पीरियड स्पेसिफिकली पूछ लिया गया था कि कोई भी जो बैंकिंग कंपनी है अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है अगर उसको एक्वायर कर लेती हो वो, तो अगर वो उस प्रॉपर्टी का यूज़ करिए तो वो कितने टाइम तक यूज़ कर सकती है, 7 साल तक यूज़ कर सकती है, 7 साल से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकती। या फिर ये देखेंगे कि कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट कब हुआ है, उस दिन से लेकर और विच एवर इज लेटर, ठीक है, जो भी बाद में होगा उससे। सेक्शन 9 में सिर्फ, और सेक्शन 9 से क्वेश्चन ये पूछा गया था, सेक्शन 6 से भी मैंने आपको क्वेश्चन बता ही दिया है कि क्या क्वेश्चन पूछा गया था, बाकी अभी हम जब देखेंगे, मैंने लिखे हुए सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर, तो वो देख लेंगे। अगर बैंकिंग कंपनी 7 दिन से ज़्यादा डील या ट्रेड कर लेती है ऐसी प्रॉपर्टी का, तो उसको फर्दर पीरियड कितना दिया गया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उसको 5 साल और दिया गया है कि 7 साल तक तो आप यूज़ कर सकते हो, अगर ऐसा उनको लगता है कि ये जो पीरियड उन्होंने दिया है कि सेटिस्फाइड है, एक्सटेंड कर सकते हैं, तो 5 साल और बढ़ा सकते हैं। इनिशियल पीरियड 7 years है और जो एक्सटेंडेड पीरियड है प्लस 5 years है, ओके। तो टोटल पीरियड तो 12 है, लेकिन एक्सटेंडेड पीरियड में 5 years RBI दे देता है, दैट इज इट। उसके बाद सेक्शन 10 इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इसका शायद 10C से क्वेश्चन पूछा गया था, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड मैनेजिंग, या इससे क्वेश्चन पूछा ये गया था कि अगर कोई भी person shall be managed by any person who is a director of any other company not being a subsidiary of the banking company or a company registered in the section 25 of the Companies Act, ठीक है। ये वाला एक्ट मैंने इसको मार्क नहीं किया हुआ है, बट इससे शायद 2023 में या क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो इसमें देखो ये बोल रहा है प्रोहिबिटिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनेजिंग एजेंट्स एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन सर्टेन फॉर्म्स ऑफ एम्प्लॉय,
ठीक है, कोई भी कंपनी जो शैल एम्प्लॉय या मैनेजिंग एजेंट मैनेज करती है शैल एम्प्लॉय और कंटिन्यू द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एनी पर्सन, तो ये कारण दिए गए हैं। लेकिन इसमें ये देख लेना कि हु इज़ अ डायरेक्टर, ठीक है, शैल बी मैनेज बाय एनी पर्सन नॉट बी, वो सब्सिडी बैंकिंग कंपनी का नहीं होना चाहिए, कंपनी रजिस्टर अंडर सेक्शन 25 द कंपनीज एक्ट नहीं होना चाहिए। दैट इज इट। ठीक है, ये बस इतना ही पढ़ लेना, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं है। अगर वो पर्सन टर्म ऑफ ऑफिस उसका पूछेगा तो ये याद रखना कि 5 साल से ज़्यादा का नहीं होगा, तो मतलब 5 साल वो पीरियड हो सकता है, टर्म ऑफ ऑफिस उसका कितना होगा, 5 साल का होगा। दैट इज़ इट, इससे ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं। फर्दर उसको ऐसा लगता है कि मुझे वो टाइम पीरियड क्या बढ़ा सकते हैं, तो वो अगर उनको लगता है फिट तो वो बढ़ा देंगे। ठीक है, ये देख लेना। उसके बाद ये पूरा 10A छोड़ के 10B 10C ही इम्पोर्टेंट है। 10C इज इम्पोर्टेंट क्योंकि 10 चेयरमैन एंड सर्टेन डायरेक्टर से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि चेयरमैन सर्टेन डायरेक्टर नॉट बी रिक्वायर्ड टू होल्ड ऑफिस क्वालिफिकेशन शेयर्स। ठीक है, इससे सीधा क्वेश्चन ये पूछा गया था कि कौन कौन अपॉइंट हो सकते हैं। चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हु इज अपॉइंट ऑन अ होल टाइम बेस ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर बैंकिंग कंपनी के, ठीक है, वो हो सकते हैं। और चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो किसने अपॉइंट करवाए थे, मैनेजिंग डायरेक्टर ने। ठीक है, होल टाइम बेसिस ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, बस ये याद रख लेना सेक्शन 10C में कि ये भी इम्पॉर्टेंट है। दैट, हाँ, इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है तो मैं आपको बता रही हूँ। और वहाँ पे टाइम पीरियड कितना दिया है, 5 साल दिया है। अगर कोई को अपॉइंट कर देते हैं तो, वरना तो डायरेक्टर मैनेजिंग डायरेक्टर वाला याद रख लेना। सेक्शन 11 में जो है रिक्वायरमेंट एज अ मिनिमम पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व, देखो इंडिया में है, ठीक है, सेक्शन बोलता है ये कि कोई भी बैंकिंग कंपनी अगर जो इस एक्ट में के जब ये डेट को गवर्नेंस हुआ तो 3 साल शैल आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 3 years एंड फर्दर कितना बढ़ाया जा सकता है रिजर्व बैंक के द्वारा, 1 year। ठीक है, इतना बढ़ाया जा सकता है मिनिमम जो है। इंडिया में है अगर तो 3 साल प्लस 1 year ओनली, और अगर आउटसाइड इंडिया है तो कितना होगा। हाँ, देखो इसमें साफ लिखा हुआ है दैट in India and no other banking company shall carry the business in India unless it is compliant। अब इसकी आउटसाइड इंडिया की लिमिट देखते हैं। ठीक है, अगर कंपनी आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेटेड तो उसकी पेड अप कैपिटल 15 लाख से कम नहीं होनी चाहिए। इसको शॉर्ट में ही पढ़ेंगे। ठीक है, एग्रीगेट वैल्यू कितनी है, 15 लाख से कम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे यही पूछा है कि मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी होनी चाहिए। इसमें तो बस ये बताएगा इंडिया में तो 3 साल और 1 साल तक का उसका वो होना चाहिए, लेकिन अगर आउटसाइड इंडिया तो पेड अप कैपिटल 15 लाख से कम नहीं होनी चाहिए। अगर वो इंडिया में है, इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेटेड है, ठीक है, और अगर उसका बिजनेस प्लेस ऑफ बिजनेस बॉम्बे और कैलकाटा या दोनों में चल रहा है तो 20 लाख से ज़्यादा या 20 लाख, ठीक है, इतनी होनी चाहिए, 20 लाख से कम नहीं होनी चाहिए। मतलब ये है कि वो बाहर तो बिजनेस उसके कंपनी बैंकिंग कंपनी तो आउटसाइड इंडिया है, लेकिन अगर वो इंडिया में प्लेस है उसका, कहीं वो अपनी एक ब्रांच खोल के बैठ गया इंडिया में, तो उसकी पेड अप कैपिटल 15 लाख से कम नहीं होनी चाहिए। और अगर बॉम्बे और कोलकाता में है, भाई बॉम्बे और कोलकाता में है तो कितना होगा, 20 लाख रुपए होगा। समझ में आ गया, ठीक है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको डिपॉजिट करता है। दैट्स इट। अब इसमें क्या है, अगर मिनिमम जो रिक्वायर्ड अमाउंट है दैट इज 15 लाख और 20 लाख, उससे कम तो होना ही नहीं चाहिए। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, अगर एक्सपायर हो जाता है उसका टाइम पीरियड अगर कैलकुलेटेड तो कितना परसेंट ऑफ प्रॉफिट लेगा वो, 20% ऑफ प्रॉफिट उसका बिजनेस ट्रांजेक्शन होना चाहिए। ठीक है, 20% ऑफ द प्रॉफिट होना चाहिए अगर उसकी ब्रांच इंडिया में उसने खोल रखी है तो। समझ में आ गया ना। तो 20% ऑफ प्रॉफिट बॉम्बे कोलकाता में है तो 20 लाख और कहीं है तो 15 लाख। ये एग्रीगेट वैल्यू ऑफ द पेड अप कैपिटल है, ये याद रखना। और ये सेक्शन हम 11 में पढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद अब देखो ये सेक्शन में मैंने क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा डीप है। इसमें क्या लिखा हुआ है, बैंकिंग कंपनी अगर इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया है तो अगर उसका बिजनेस किसी एक या एक से ज़्यादा स्टेट में चल रहा है, ठीक है,
तो अब वो कह रहे हैं कि इंडिया में है और उस सेक्शन 2 के प्रोविजंस पे लागू नहीं हो रहा, तो पेड अप कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 5 लाख रुपए होनी चाहिए। ठीक है, अगर इंडिया में ही इनकॉर्पोरेटेड है, मतलब उसका हेडक्वार्टर वगैरह इंडिया में ही खोली गई वो कंपनी है, तो किसी भी स्टेट में या किसी एक या इससे ज़्यादा स्टेट में उस बैंकिंग कंपनी के ब्रांचेस हैं तो 5 लाख रुपए पेड अप कैपिटल होनी चाहिए। बॉम्बे और कोलकाता में है तो 10 लाख रुपए, दोनों में 5-5 पड़ गए। ठीक है, अब आप पूछोगे कि वो का क्या था, वो आउटसाइड इंडिया का बताया था कि 15 और 20 लाख वाला क्या था, आउटसाइड इंडिया का था। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार कि व्हाट इज द पेड अप कैपिटल इफ द बैंकिंग कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, तो इन मतलब कोई सा भी स्टेट, ठीक है, तो उसमें बोल देगा, ऑप्शन देगा 5, 10, 15, 20, तो आपको लगाना है 5 लाख। अगर बॉम्बे कोलकाता ऑप्शन में नहीं दिया हो, क्वेश्चन में दिया है बॉम्बे कोलकाता में अगर कोई बैंकिंग कंपनी इनकॉर्पोरेट इन इंडिया है तो आप लोग बोलोगे 10 लाख रुपए पेड अप कैपिटल होनी चाहिए। अगर कोई ऐसे क्वेश्चन पूछे कि बैंकिंग कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है और उसका एक ऑफिस उसने प्लेस कर रखा है अपना इंडिया में, तो उसकी कितनी कैपिटल होनी चाहिए? पेड अप कैपिटल होनी चाहिए 15 लाख। ठीक है, अगर उसने बॉम्बे कोलकाता में इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है और उसका एक ऑफिस बॉम्बे कोलकाता में है तो कितनी होनी चाहिए? 20 लाख रुपए। ये इतना क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, इंडिया में अलग है, आउटसाइड इंडिया अलग है। अब वो बोल रहा है कि अगर कोई भी स्टेट पे उसका बिजनेस चल रहा है, ठीक है, बॉम्बे और कैलकाटा में, ठीक है, तो 1 लाख रुपए जो है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का प्लस 10,000 रुपीज इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच स्टेट, मतलब जो अलग अलग अगर उसके बिजनेस खुले हुए हैं, ये इंडिया की बात हो रही है कि इंडिया में अगर उसका एक जगह पे प्लेस, एक ही स्टेट में एक ही जगह पे है तो 1 लाख रुपए उसका प्रिंसिपल वो होना चाहिए। ठीक है, और प्लस 10,000 अगर उसका अलग अलग जगह पे या किसी और डिस्ट्रिक्ट में उसने खोल रखा है। ठीक है, और अगर सेम डिस्ट्रिक्ट में तो भाई जैसे कोई डिस्ट्रिक्ट है, जैसे कोई डिस्ट्रिक्ट हो गई, उसमें अगर उसने और जैसे एक बैंक यहाँ खुला हुआ है, ठीक है, एक बैंक थोड़ी सी दूर और खुला हुआ है या किसी और इलाके में, तो उसको 25,000 रुपये उसका प्रिंसिपल का रखना होता है। और ये बात सिंपल सी है कि एक ही जगह पे है, बॉम्बे कलकत्ता में नहीं है, तो 1 लाख रुपए प्लस 10,000 रुपये। ठीक है, समझ में आ गया। और अगर एक ही जगह पे, एक ही जगह, लेकिन अगर वो बोल रहा है कि मेरा तो सेम डिस्ट्रिक्ट में और भी जगह पे है, तो 25-25 हज़ार रुपये चले जाएंगे, मतलब हर एक ऑफिस का एक अमाउंट जाता है। तो एक ही जगह पे है तो 1 लाख रुपए प्लस 10,000 रुपये। ठीक है, अगर सेम डिस्ट्रिक्ट में तो 25-25 हज़ार रुपये से चले जाएंगे। ये है पूरी कहानी। अब इसका प्रोविजो ये कहता है कि मैक्सिमम पेड अप कैपिटल तुम्हें पता है कि 5 लाख रुपए है, उससे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो बोल रहा है कि पेड अप कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 5 लाख रुपए होनी चाहिए। अगर इंडिया में बिजनेस इनकॉर्पोरेटेड है तो 5 लाख रुपए उसकी पेड अप कैपिटल होनी चाहिए। अब उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, रिजर्व एक्सीडिंग नहीं होना चाहिए 5 लाख से ज़्यादा। ठीक है, पेड अप कैपिटल और रिजर्व एक्सीडिंग एन एग्रीगेट वैल्यू ऑफ 5 लैक्स ऑफ रुपीज़, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई भी बैंकिंग कंपनी, ठीक है, अगर कोई भी बैंकिंग कंपनी जिसका एक ही प्लेस ऑफ बिजनेस है तो उसकी पेड अप कैपिटल और रिजर्व 50,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, और अगर वो बैंकिंग कंपनी जिस पे ये क्लॉज अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, तो जब ये बैंकिंग एक्ट आया है उस टाइम से उसकी पेड अप कैपिटल 5 लाख रुपए से कम नहीं होनी चाहिए। तो सिंपल सी बात है कि पेड अप कैपिटल और रिजर्व 5 लाख रुपए से कम नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर एक ही स्थान पर अगर उसका बिजनेस है, ये बोल रहा है कि कोई भी कंपनी अगर उसका तो 50,000 रुपये से ज़्यादा उसका नहीं होना चाहिए पेड अप कैपिटल का। और अगर उसके बिजनेस एक से ज़्यादा स्टेट्स में, अभी हम एक ही स्थान की बात करेंगे, एक ही प्लेस ऑफ बिजनेस था, लेकिन अब अगर उसका बहुत ज़्यादा जगह पे तो 5 लाख रुपए तो है ही, प्लस 25-25 हज़ार रुपये जुड़ता चला जाता है, तो प्लस 25,000 ऑफ ईच प्लेस जहाँ पे भी उसके बिजनेस हैं, अगर आउटसाइड द सिटी ऑफ द बॉम्बे और कलकत्ता है। ठीक है, और अगर वो बॉम्बे कलकत्ता वाला प्रोविजन हो रहा है तो 10 लाख रुपए से ज़्यादा पेड अप कैपिटल नहीं होनी चाहिए। था इसका थोड़ा सा क्रक्स। अब देखो, पेड अप कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल और ऑथराइज कैपिटल कितनी होनी चाहिए? ठीक है, वोटिंग जो शेयर होल्डर्स की है, तो कोई भी बैंकिंग कंपनी है अगर उसमें कोई भी शेयर होल्डर है, ठीक है, तो उसके राइट कितना होना चाहिए?
4:2:1 मैंने इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इसमें 1/2 ऑफ द 1000 कैपिटल ऑथराइज कैपिटल एंड द पेड अप कैपिटल इज नॉट लेस देन द हाफ ऑफ द सब्सक्राइब कैपिटल। तो ये पढ़ने में थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग लगता है, इसलिए मैंने लिखा कि अगर ऑथराइज कैपिटल 4 है तो उसका हाफ सब्सक्राइब कैपिटल हो जाएगी। मतलब शेयर होल्डर्स का जो राइट है वो ऑथराइज कैपिटल का हाफ होना चाहिए सब्सक्राइब कैपिटल में, और सब्सक्राइब कैपिटल का हाफ होना चाहिए पेड अप कैपिटल में। ओके, और इक्विटी शेयर्स होने चाहिए या इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर दोनों होने चाहिए। मतलब अगर इक्विटी शेयर्स हैं या फिर इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर दोनों। तो हमने क्या चीज़ देखी कि ऑथराइज कैपिटल का हाफ होना चाहिए शेयर के सब्सक्राइब कैपिटल में, और सब्सक्राइब कैपिटल का हाफ होना चाहिए पेड अप कैपिटल में। दैट इज द रेशो, हाफ हाफ करके आएगा, बस आपको ये रखना है कि ऑथराइज कैपिटल का हाफ सब्सक्राइब कैपिटल में और सब्सक्राइब कैपिटल का हाफ पेड अप कैपिटल में। ओके, उसके बाद देखो ये मैंने नहीं पढ़े थे, और मैंने इसलिए नहीं पढ़े थे कि इसमें बहुत ज़्यादा अलग अलग सी चीज़ें हैं तो इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है। सेक्शन 6 अगर अच्छे से पढ़ रखा है तो प्रोविडिंग फ्लोटिंग चार्जेस हमको समझ में आ जाएगा। ओके, अब उसके बाद हम पढ़ेंगे सेक्शन, अभी हमने जैसे सेक्शन 18 पढ़ेंगे। अभी हम 18 इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि मुझे याद है 18 से काफ़ी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो देखो रिजर्व फंड में कुछ नहीं है, 20% ऑफ प्रॉफिट रिजर्व होना चाहिए अगर इंडिया में कंपनी है तो। ठीक है, तो भाई हर कोई कंपनी है एक अपना रिजर्व फंड बना के रहती है, तो वो कितना फंड बनाएगी अपने प्रॉफिट का 20%, एक अकाउंट बना लेती है जिसमें वो रिजर्व रखती है अपना पैसा कि ये हमें रिजर्व रखना है। तो 20% ऑफ सच प्रॉफिट दे शुड हैव, है ना, दे शुड हैव इन देयर अकाउंट। ओके, एज अ रिजर्व वो फंड करते हैं। कैश रिजर्व में देखो कैश रिजर्व क्या होता है। कैश रिजर्व ये कहता है कि सभी नॉन शेड्यूल्स जो बैंक है तो अपना कुछ ना कुछ कैश रिजर्व मेंटेन करना पड़ता है, राइट। ये तो हमको पता है कि कोई भी मतलब नॉन शेड्यूल बैंक, कोई भी नॉन शेड्यूल बैंक जो उसमें लिखा नॉट बीइंग अ शेड्यूल बैंक, मतलब जो शेड्यूल बैंक नहीं है तो वो नॉन शेड्यूल बैंक हो गए। ओके, उनको अपने करंट अकाउंट में, रिजर्व बैंक के करंट अकाउंट में एक रिजर्व रखना होता है, अपना कुछ कैश रिजर्व रखना होता है, मेंटेन करना पड़ता है, और इसलिए कैश रिजर्व रेशो आरबीआई निकालता है। ठीक है, अब खुद रिजर्व रखे या आरबीआई के करंट अकाउंट में रखे, ठीक है, क्या रखेगा, नेट बैलेंस एंड करंट अकाउंट। जो रेशो आरबीआई ने बताया कि सीआरआर हमारे इतना है, आप सबको इतना % अपने नेट बैलेंस का इतना हमारे पास रिजर्व रखना है। ठीक है, अब इसमें एक फोर्टनाइट वाला सिस्टम चलता है कि लास्ट फ्राइडे ऑफ द सेकेंड जो प्रीसीडिंग जो टाइम था फोर्टनाइट का, ठीक है, आरबीआई बोलता है ये कि आपको फोर्टनाइट क्या होता है, 14 डेज होते हैं, सैटरडे टू फ्राइडे गिने जाएंगे, और लास्ट प्रीसीडिंग फोर्टनाइट डेज का, ठीक है, फ्राइडे, लास्ट फ्राइडे टू द सेकेंड प्रीसीडिंग ऑफ द फोर्टनाइट। ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये समझ लेना, थोड़ा बहुत बोलेगा वो, बट आपको बस ये समझना है फोर्टनाइट व्हाट इज एंड लास्ट फोर्टनाइट शेल मीन्स पीरियड द सैटरडे टू द सेकंड फॉलोइंग फ्राइडे, बोथ इंक्लूडेड, ठीक, दोनों को इंक्लूड किया हुआ है। और 18 समझ में आ गया ना कि कैश रिजर्व रखना होता है। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद अब हम देखेंगे सेक्शन 22 और 17 मैंने बता दिया रिजर्व फंड, और 18 बता दिया मैंने। अब 21 में मैंने इसलिए लगाया हुआ कि रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंकिंग कंपनी नॉट टू बी सब्जेक्ट टू स्क्रूटनी कोर्स। ठीक है, कि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई भी लॉ बनाया हुआ है इंडेपेंडेंस इन कोर्स ऑफ एनी स्टेट, ट्रांजेक्शन हुआ है बैंकिंग कंपनी और डेटर के बीच में, शैल नॉट बी रीओपन बाय एनी कोर्ट, कि कोई भी कोर्ट उसको रीओपन नहीं कर सकती उस चीज़ को, कि ये ग्राउंड देगी कि इंटरेस्ट ऑफ चार्ज बाय द बैंकिंग कंपनी ट्रांजेक्टिव एक्सेसिव, की ज़्यादा ट्रांजेक्ट कर दिया। ठीक है, अब 2 पे देखो लाइसेंसिंग ऑफ बैंकिंग कंपनी को बताया गया है। अब इसमें क्या इम्पोर्टेंट क्या है, इसकी पूरी रामायण नहीं पढ़नी है, इसमें बस ये देखो लाइसेंसिंग ऑफ बैंक, कोई भी बैंक आरबीआई की परमिशन के बिना, परमिशन मतलब लाइसेंस, कोई भी बैंक आरबीआई से लाइसेंस लिए बिना इंडिया में काम ही नहीं कर सकता। ठीक है, इंडिया में बैंकिंग कंपनी को स्टार्ट ही नहीं कर सकता। आरबीआई ये चेक करते हैं कि बैंक के पास काफ़ी इतनी कैपिटल है या नहीं,
अगर वो इंडिया में खोल रहे तो 5 लाख की कैपिटल है या नहीं। अगर बाहर से इनकॉर्पोरेटेड और इंडिया में खोलना चाहते हैं तो क्या उसके पास 15 लाख की पेड कैपिटल है या नहीं, कहीं वो बॉम्बे कोलकाता में तो नहीं खोल रहा, तो वो सब देखेगा। और आरबीआई का लाइसेंस लेना उसको बहुत ज़रूरी है, और वो सारी कंडीशन आरबीआई देखता है कि आरबीआई की जितनी भी कंडीशन क्या वो फुलफिल हो रही है, क्या वो जो भी लगा रहा है वो क्या वो इम्पोज कर सकता है उस पर। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। बस बाकी आपको ये थोड़ा समझाने के लिए मैंने पढ़ा है कि आरबीआई से परमिशन लिए बिना कोई भी बैंकिंग कंपनी नहीं कर सकती, बैंकिंग कंपनी स्टार्ट नहीं कर सकती अपना बिजनेस। बाकी अगर उसकी फॉर्म्स, अगर उसके सारे रूल एंड रेगुलेशन फॉलो कर रहा है, उसके सारी जी जो भी चीज़ है, तो फिर वो कर सकती है। ओके, पर लाइसेंस तो आरबीआई से लेना ही पड़ेगा। समझ में आ गया ना। और इसके बाद हाँ, इसके बाद देखो एक सेक्शन है 23, ये रेस्ट्रिक्शंस की बात करते हैं कि अब लाइसेंस ऑफ बैंकिंग तो हो गई, अब कोई बैंक है, ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि मुझे तो है ना एक नई ब्रांच खोलनी है। अगर उसको नई ब्रांच खोलनी है तो भी उसको किससे लाइसेंस लेना पड़ेगा, तो आरबीआई से ही अप्रूवल लेगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है रेस्ट्रिक्शन ऑफ एन ओपनिंग न्यू एंड ट्रांसफर ऑफ एग्जिस्टिंग ब्रांच विदाउट, मतलब प्रायर परमिशन उसको किसकी लेनी होगी, आरबीआई की। ठीक है, अगर कोई भी बिजनेस कर रहा है इंडिया में और सेम सिटी या किसी में तो नई वो खोलनी है तो उसको आरबीआई से प्रायर परमिशन लेनी होती है। ओके, और वो कंपनी इनकॉर्पोरेट इंडिया है, कोई नया बिजनेस मतलब कोई नए प्लेस पे अपना बिजनेस कैरी करना चाहते हैं, खोलना चाहते हैं, तो उसको भी आरबीआई से परमिशन लेनी होगी। किसी भी चीज़ के लिए आपको आरबीआई से परमिशन लेनी होगी। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं, इससे क्वेश्चन आया हुआ है कि जो पीरियड है टेम्परेरी, अगर ओपनिंग फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग मंथ ऑफ टेम्परेरी प्लेस ऑफ बिजनेस विद इन अ सिटी टाउन विलेज, ठीक है, 1 मंथ, दैट इज कॉल्ड 30 डेज। ओके, 30 डेज के अंदर अंदर वो कर सकती है। अगर वो 1 मंथ नहीं लिख के देगा तो वो यहाँ पे 30 डेज लिख के दे देगा, ये याद रखना। 30 डेज वाला टाइम पीरियड याद रखना, क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, कोई भी कंपनी आरबीआई से परमिशन लेती है तो उसको कितना टाइम पीरियड मिलता है, 30 डेज का टाइम पीरियड मिलता है। रिजर्व बैंक इंडिया के पास ये पावर है कि वो ब्रांचेस को ओपन करवाए या कहीं और फॉरवर्ड करवाए, मतलब कैरी करवाए, तो वो 30 दिन का टाइम पीरियड उसके पास होता है। ठीक है, उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ परसेंटेज ऑफ एसेट्स, इसमें देखो इतना कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, बट स्टैट्यूटरी जो इसमें वो बताई हुई है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो एसआर जो मेंटेन करता है ना ये अपना आरबीआई, वो बताया हुआ है कि बैंक को अपने टोटल डिपॉजिट्स का एक फिक्स परसेंटेज लिक्विड एसेट्स में, जैसे गोल्ड कॉइन कैश में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रूप में अपने पास सिक्योरिटी के तौर पे रखना होता है। ठीक है, ठीक है, इसमें ये बस ये बताइए कि एक एसएलआर क्या है, कि एक स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी लिमिट है जो ये बोलती है कि 24 में एसएलआर के बारे में बताया हुआ है, जिसमें ये बोला गया है कि बैंक अपने जो आरबीआई है, ठीक है, कोई भी बैंक है वो अपने टोटल डिपॉजिट का एक फिक्स्ड परसेंटेज जो आरबीआई ने बताया हुआ उसको लिक्विड एसेट्स के रूप में रखती है एज अ सिक्योरिटी। ठीक है, बस इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट है। और क्लास लंबी होती जा रही है तो हम दो सेक्शन और कर लेते हैं। एक है असेट्स इन इंडिया, कि बैंकिंग कंपनी जो है, ठीक है, जो बैंकिंग कंपनी है जो इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड है उसकी असेट्स हैं इन इंडिया, तो बैंकिंग का जो भी असेट्स होता है ऑन द लास्ट फ्राइडे ऑफ एवरी क्वार्टर, ठीक है, 75% से लेस नहीं होना चाहिए। एसेट्स इन इंडिया क्या बोला है, बैंकिंग का जो भी असेट्स है वो लास्ट फ्राइडे ऑफ एवरी क्वार्टर, राइट, लास्ट फ्राइडे ऑफ एवरी क्वार्टर 75% से लेस नहीं होना चाहिए, दैट इज इट। तो ये हो गई हमारे 25 सेक्शन। 26 भी पढ़ लो, चलो ये वाला थोड़ा सा और 1 मिनट की क्लास ले लेते हैं। 26 में ये बोला गया है कि रिटर्न ऑफ अनक्लेम्ड डिपॉजिट क्या होता है। तो देखो 10 साल से अगर कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं हुआ, ठीक है, तो एक रिपोर्ट होती है जिसमें 30 डेज के अंदर उसको सबमिट करना होता है कि हम ये अब इस कैलेंडर ईयर में इसको हम बंद कर देंगे। ठीक है, क्लोज ऑफ ईच कैलेंडर ईयर, राइट,
10 साल से अगर कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं हुआ किसी अकाउंट में या किसी का भी, तो फिर वो रिपोर्ट में ये सबमिट कर देगा 30 डेज़ के अंदर अंदर कि दैट अकाउंट और दैट कंपनी क्लोज, दैट अकाउंट शुड बी क्लोज इन ईच कैलेंडर ईयर। ठीक है, बस इतना ही इम्पोर्टेंट है। बाकी की क्लास हम आगे देखेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम ये भी देखेंगे कि हम कौन कौन से प्रीवियस क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे। बाकी देखो, जो भी आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे को क्लियर करना है प्री और मेंस दोनों, तो प्लीज़ ये क्लासेस देखिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी हेल्प मिल सके। क्योंकि इसमें जो चीज़ पढ़ाई गई है वो सिर्फ उतनी ही पढ़ाई जा रही है जितनी आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी इतना डिटेल में कुछ नहीं बताएगा क्योंकि इतनी नॉलेज हम लॉ के स्टूडेंट तो हमको पता होता है। ठीक है, बाकी ठीक है, थैंक यू।